नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज का एपिसोड, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं आज मेरे पास कि आज का डे स्पेशल होगा, आज का इवेंट स्पेशल होगा। आज का सेशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि आज का सेशन इस प्रोग्राम का, इस सीजन का लास्ट सेशन होने वाला है। मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 का लास्ट एपिसोड आज हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। आपसे हम 18 ऑथर्स को जोड़ पाए और 18 ऑथर्स की जर्नी आपके साथ हम शेयर कर पाए इस सीजन के दौरान। सो एक तो ये वजह है जिस वजह से आज का दिन काफी खास है। दूसरा रीजन ये है कि आज है 2 अक्टूबर, आज है गांधी जयंती। सो आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ एक और महान हस्ती है जिनका आज जन्मदिन है। आज है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन, तो उनकी भी आज जन्मदिवस हम मना रहे हैं। सो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसके अलावा आज हम मेरी किताब मेरी कहानी के सीजन 6 की को ऑथर बुक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं और ये लॉन्चिंग प्रोसेस हम करेंगे इस इवेंट के बाद में, इस डिस्कशन के एंड में। सो इन ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज का सेशन, आज का एपिसोड काफी खास होने वाला है और हमने आज का दिन चूज किया इसे सेलिब्रेट करने के लिए। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले सीजन 7 में हमने आपसे बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत सारे ऑथर्स को हम लेकर के आए और उनकी यूनिक बुक्स के साथ हमने डिस्कशन किया। बहुत सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ बातचीत की, क्वेश्चन आंसर्स किए, आप सबने रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो 18 सेशंस हमने किए हैं, आज 18 सेशन है, सो 17 जो एपिसोड्स हम आपके सामने लेके आए हैं, हमने 17 अलग अलग तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। हमें कभी कभी याद नहीं रहता, हम नोट करते हैं लेकिन उस चीज़ पे गौर नहीं करते कि हमने इस सीजन के दौरान कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, कितने सारे टॉपिक्स पर हमने बातचीत की है, विचार मंथन किया है और मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा है उन अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। सो मैं एक बार समराइज करना चाहूंगी कि हमने कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स याद हैं जो हाईलाइट रहे आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपने बहुत कुछ सीखा उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो प्लीज कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमने बातचीत की थी स्टार्टिंग के अंदर ही, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड हुआ था, हमने बात की थी कृष्णा जी के बारे में। कृष्णा जी, भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बातचीत की थी क्योंकि जो हमारी ऑथर थी रिया रघानी, उनके साथ हमने इस सीजन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे चलते चलते हमने बातचीत की नेवर गिव अप को लेकर के, हमने बात की क्रॉनिक डिजीज के बारे में, कैसे आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं इसके बारे में हमने बात की। इनर पीस को आप कैसे ढूंढ सकते हैं, अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस टॉपिक पर हमने डीप डिस्कशन किया। इंडियन मदर, आपको याद होगा एक ऑथर हमसे जुड़े थे मोहन जी, जिन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट की थी किताब, उनके पूरे जीवन संघर्ष पर डेडिकेट थी ये किताब, उस पर बेस्ड थी, तो वो किताब भी हमने डिस्कस की थी और साथ साथ में हमने उनकी माता जी से भी बातचीत की थी। तो वो सेशन भी काफी इमोशनल और काफी रोचक रहा था। इसके साथ में हमने 2 किताबें डिस्कस की जो पोइट्री से रिलेटेड थी, पोइट्री पर बेस्ड थी, बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं थी उनके अंदर, उसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव डिस्कस किए थे हमारे साथ। इसके साथ में हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातचीत की है, हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में बातचीत की है, हमने भारत देश के जो इतिहास है और साथ में वो इतिहास प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है इसके बारे में बात की। हमने बात की रियल एस्टेट को लेकर के, हमने बातचीत की प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, हमने ये सीखा कि हम कैसे किसी को ना बोल सकते हैं, कैसे किसी को ना बोलने की आर्ट सीखनी चाहिए, इसके बारे में हमने अपने ऑथर से बात की। और हमने बातचीत की इंडियन फैमिली बिजनेसेस के बारे में और न्यूट्रिशंस के बारे में। सो इतने सारे वेरियस टॉपिक्स को लेकर के हमने पूरा MK 7 को एक सेलिब्रेट किया है, पूरी तरह से डेकोरम रखा है। सो आई एम श्योर आपको ये सारे सेशंस, सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स बहुत बहुत पसंद आए होंगे। उसी तरह से आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे विमेन राइट्स के बारे में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि महिलाओं के राइट्स क्या हैं हमारे लॉ के थ्रू और उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसके साथ में क्या हमें और सुधार करने की ज़रूरत है।
एक और पर्सपेक्टिव हम लाने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के अधिकारों की बात तो ठीक है, हम करते आ रहे हैं इसके बारे में बातचीत और करते रहे हैं, करते आ रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ में क्योंकि समाज के 2 पिलर्स हैं महिलाएँ और पुरुष। अगर हम सिर्फ़ एक पिलर को मज़बूत करने की कोशिश करेंगे या फिर सिर्फ़ एक पिलर के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो दूसरा पिलर है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पिलर्स पर हमें समान फ़ोकस रखना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में जब हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो जो पिलर कमज़ोर है, उस पे थोड़ी ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन जब इतने सालों से, इतने समय से हम उस एक पिलर को मज़बूत करते आ रहे हैं, तो अब ज़रूरत है कि हमें दोनों पिलर्स को अब साथ में लेकर के चलना होगा। तो इस टॉपिक पर भी हम डिस्कशन करेंगे हमारे आज के ऑथर के साथ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, तो उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उनके साथ इज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is a first generation lawyer who pursued his BA at Khalsa College in Mumbai and completed his MA at the University of Mumbai. He is associated with numerous NGOs and serves as a legal consultant for various institutions and companies. He practices law in the Mumbai High Court, Family Court, and other district courts also. So without any further delay, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है एडवोकेट BA शेख। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो मैडम? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन हमारे इस प्रोग्राम का लास्ट सेशन होने वाला है, सो बहुत खास है और 2-3 चीज़ें अलाइन की हैं हमने इस प्रोग्राम के लिए। इसके साथ-साथ में जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने लोगों को बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सो आप मेरे ख्याल से वो सही पर्सन होंगे जिनसे हम इसके बारे में एक सही लॉजिकल बात कर पाएँगे और बहुत कुछ सीख पाएँगे। सो हम बातचीत शुरू करें इससे पहले प्लीज़ आप बताइए आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है, एंड अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। दर्शकों को और मेरी किताब मेरी कहानी के दर्शकों को और आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस मौके पे अवसर दिया है कि मैं अपनी कुछ बात रखूं। और मेरी बुक आज जो पब्लिश हो रही है 2 अक्टूबर की, जो बहुत गांधी जी का जन्मदिन है, उस जी। पे पब्लिश हो रही है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे जोड़ने का मौका मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म और भी बहुत तरक्की करे, इतना ग्रो हो जाए कि हर एक के मुंह पे यही लफ्ज़ निकले कि मेरी किताब मेरी कहानी में जाना ही पड़ेगा, उनकी बातें सुनना पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी कहानी होती है। और आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ पे ऑथर्स आते हैं, अपनी पूरी बात रखते हैं, और ये मल्टीपल उनकी जो आइडिया शेयर करते हैं, बहुत प्राउड फील होता है मुझे। धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने मौका दिया अपनी 2 बातें रखने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, बैकग्राउंड क्या है आपका और अभी आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मेरा नाम एडवोकेट BA शेख है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र से औरंगाबाद में हमारा था, और वहाँ से हमने ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट होकर मुंबई आए हैं। मुंबई में मेरा बॉर्न ये स्कूलिंग हो गई है, यहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई कर दी, यहाँ से सब कुछ करके मुंबई में ही प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ लॉयर बोल के काम करता हूँ। लोगों के मसले सॉल्व होते हैं हमारे पास। मैं भी बहुत सारी NGO के साथ जुड़ा हूँ, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, बैंक के पैनल पे भी एडवोकेट हूँ। तो मेरा ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बोले हो या फिर कोई लॉज फॉर्म से बोल लिए, तो वो हिसाब से हमारा बहुत सारा काम चलता है यहाँ पे। और मेरी खुद की लॉ फॉर्म है BA शेख एंड एसोसिएट। हमारे ऑफिस मुंबई में है, और हम लीगल प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हम एक अधिवक्ता है, जो लोगों की बात और लोगों की उलझने कोर्ट के सामने रखते हैं। जी। सर रीडिंग और राइटिंग ये 2 ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे ख़्याल से मोस्ट ऑफ पीपल की लाइफ़ को पूरी तरह से बदल देती है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ़ में इन हैबिट्स को इनकलकेट किया है, अपनाया है तो। आपकी लाइफ़ को चेंज करने में कितना हाथ है रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स का? बेसिकली मैडम, जैसे ही हमने लॉ कर दिया है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी बंदा लॉयर या फिर एडवोकेट बोल के एडमिशन लेता है,
तो हुँ, जब तक वो पढ़ता है तब तक वो लॉयर लॉयर बन के जब बाहर निकलता है तब जाके उसकी एक्चुअल पढ़ाई चालू होती है। तो हमारे यहाँ पे जब लॉ खत्म होने के बाद जो पढ़ते हैं हम, तो ये हमारा ज़िंदगी भर तक पढ़ते रहना चाहिए। तो यही लॉयर का काम होता है कि वो कभी कॉलेज में नहीं सीखता है, को जी। लॉ होने के बाद फील्ड पे जब आता है, तब हुँ, उसको हर वक़्त पढ़ते रहना चाहिए और हर वक़्त आज भी पढ़ रहे हैं और हम ये मानते नहीं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है। हुँ, लॉयर हुँ। होने के बाद हमारी असली पढ़ाई चालू होती है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या होता है, लेटेस्ट हाई कोर्ट के जजमेंट क्या होते हैं, समाज में लेटेस्ट क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको लॉ होने के बाद रेफ़रेंस के तौर पे आज भी देखना पड़ता है हमको। तो हमारे लिए पढ़ाई कंटिन्यू होती है, रुकती नहीं है कभी। जी। ओके। सो आज हम जिस बुक को डिस्कस करने वाले हैं, इस बुक की जर्नी कैसे शुरू हुई सर? इस बुक को लिखने के बारे में कैसे सोचा आपने? या ये एक्चुअली क्या हुआ तो हमारे पास मोस्टली फैमिली कोर्ट्स के मैटर आते हैं, महिलाओं के जो उत्पीड़न होता है और उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इसके ऊपर हमारे पास मैं पिछले 15 साल से यही मैटर्स देखता रह रहा हूँ। तो हमारे पास हमारे ऑफिस की स्टाफ है जो हमारे एसोसिएट भी है, एडवोकेट सोनी जायसवाल करके। तो उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि सर ये आप कितने केसेस देखते हो तो आपके माइंड में इतना हिस्टोरिकल डेटा आ गया होगा, तो आप ये इसको एक बुक की शक्ल में क्यों नहीं उतारते हो? तो मैंने कहा कि बात तो तुमने बढ़िया की है, इसको हम कोशिश करेंगे क्योंकि इतना तो डेटा है। अब ये किताब में सिर्फ 200 पेजेस की किताब होगी, उसके हुँ, अंदर इतना सब लिखना वो संभव नहीं होगा। हो सकता है कि हम एक हिस्टोरिकल डेटा टाइप पहले एक किताब निकालते हैं, लोगों को कितनी पसंद आती है वो देखते हैं, उसके बाद में एक पार्ट 2 वगैरह निकाल लेंगे, फिर आगे की जर्नी आगे देखेंगे। तो मेरी इस जर्नी में हमारे जो ऑफिस के एडवोकेट है, महिला एडवोकेट है, महिला अधिवक्ता कहा जाएगा उनको, अधिवक्ता एडवोकेट सोनी जायसवाल, जो काफ़ी महिलाओं के केस में मुझे इतना प्रोत्साहन मतलब हमारे मैटर्स को इतना देखते हैं, तो आधे से हुँ। ज़्यादा तो उनकी हेल्प की वजह से ही मैंने ये बुक कंप्लीट करने में मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है मैडम, ओके, इस तरह। ओके। सो शेख जी, अब हम बात करेंगे आपकी बुक को लेकर के। प्लीज़ अपनी बुक के बारे में बताइए, इसका क्या टाइटल है और क्या-क्या कुछ आपने इसमें इंक्लूड किया है? एक्चुअली मैडम इसका बुक का टाइटल तो जो आपका लिखा है एम्पावर्ड वॉइसेस करके लिखा हुआ है। हमने ये भी लिखा है कि जो अल्टीमेटली इनको जो फ्रीडम दबी हुई जो समाज में आवाज़ है, अब मेरा ऐसा मानना है कि आज भी लोगों को और महिलाओं को इतना हक और इतना अधिकार नहीं मिलता जितना उनको एक्चुअली संविधान में और आर्टिकल्स में संविधान में दिया गया है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे जो महिलाओं की तरक्की है उनको आज भी उतना बराबर का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब सोचते हुए मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा, हमने सोचा कि हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का एम्पावरमेंट कैसे हुआ है और वॉइसेस उनकी कहाँ पे दबाई गई है और कहाँ से शुरू हुई है, तो इस सब को रिलेटेड लेकर हमने ये सोचा है कि अभी इनका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शुरुआत से डाला डाला जाए, ताकि अब हमको पता ये रीड करने वाले श्रोताओं को पता चले कि कहाँ से ये सारे इनके राइट्स आ गए हैं और आज भी उनके राइट्स उतने नहीं है जितने हमको मिलना चाहिए था, और जितना आज भी वुमेन्स देखा जाएगा समाज में आज भी उनको आन की स्थिति जो होना चाहिए था उस लेवल पे, मेरे नज़र में आज भी उस लेवल पे नहीं है वो। तो वो उनको कहीं न कहीं दबाया जाता है समाज में। इस लेवल से मैंने वो किताब में इंट्रोडक्शन डाला है उनका थोड़ा-सा। ओके। लेकिन मिस्टर शेख, कानून और संविधान में जैसे मेंशन है कि उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल की हुई है, हर चीज़ के लिए राइट रिटन में लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि उसके बावजूद भी, क्योंकि लॉ से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन लॉ में लिखने के बाद भी आज भी वो अपने अधिकारों का यूज़ क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए मैडम, वो अधिकारों का यूज़ करना, देखो कानून समाज का काम है। एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, पार्लियामेंट होती है, इन सब का काम है कानून को बनाना। अब कानून बनाने के बाद इसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी होती है, तो वो पुरुष प्रधान समाज है। और पुरुष प्रधान समाज या फिर दोनों भी बोले, पूरे समाज में जो लोग हैं, आज भी वो मानसिकता से गुज़र रहे हैं कि वो डोमिनेट नहीं करना चाहते। मतलब वो महिलाओं को उतना अधिकार नहीं देना चाहते जितना उनको कानून में दिया गया है। तो दिक्कत कानून में नहीं है, दिक्कत उस समाज में और उस कानून को अमल बजावनी में है। इसका मतलब ये होता है कि उनको जो एग्जीक्यूट करने की जब बारी आती है,
तब हुँ, वो हुँ। समाज उसको एक प्रॉपर तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं करता। कानून सिर्फ़ किताबों में हो रहा है और एग्ज़ीक्यूट की जब बारी आती है, तब वो बराबर से उसको उतना हक नहीं दिया। अगर आज भी आप चेक करेंगे, मैंने देखा है बहुत सारी जगह, बहुत सारे फैमिली में महिलाओं की भाई-बहन होते हैं, तो बहन को अपने प्रॉपर्टी में या फिर उनके माता-पिता के प्रॉपर्टी में हक देने से जेंट्स कतराते हैं। बोले ये तो हमारा पराया धन थी, हमने इनको पाला-पोसा, अब इसको शादी करके वहाँ भेज दिया, तो इनको म माता-पिता की प्रॉपर्टी में इनको हक क्यों दिया जाए? तो इस तरीके से ये तो एक उदाहरण हुआ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हुँ, जैसे घर हुँ। में कोई लड़की ब्याह कर कर आती है, यानी शादी के बाद आती है, बहू होती है, तो उसको बेटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे अपनी बेटी को उतना ट्रीट किया जाता है, उस जिस फैमिली में, उसी तरह उसी उनकी जो बहू आई है, उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। उनके दिमाग में हमेशा यही होता है कि ये पराए घर की लड़की आई है और हमारे बेटे को हमारे परिवार से दूर ले जाएगी। इस तरह से जो भावना है, मेरा मेरा कहना उन लोगों के लिए, ये जो हुँ, हुँ। उन उन सोच के लिए है, उस सोच की दिक्कत की वजह से ही आज हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो महिलाओं के कानून में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यो ही है जो अमल बजावनी, जो हम उसको समाज में ला नहीं पा रहे हैं बराबर से, जी, उसकी वजह से। एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे। यस जी, मैडम, यस। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कदम उठाया जाए कि इसको एग्ज़ीक्यूट हम कर सकें? इस पे क्या पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका यही कारण ये होगा कि इसकी जितना हो सके उतना ये जो कानून है उसका अवेयरनेस किया जाए। जैसे मुझे बहुत खुशी होगी आपने जो प्लेटफ़ॉर्म रखा है मेरी किताब मेरी कहानी, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है और यूट्यूब के ज़रिए और ये बहुत सारे ज़रिए आप ये अवेयरनेस फैला सकते हो समाज में। क्योंकि जो भी आज हमारा जो प्रोग्राम देख रहा होगा और आपका जो प्रोग्राम देख रहा होगा, इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहा होगा, उसके मन में और उसके समाज में, उसके दिमाग में इतनी तो बात पहुँच जाएगी कि ये कानून ने उनको जितना अधिकार दिया है, वो कानून तो अपनी जगह पे है। तुम स्व हम खुद अपने घर में या अपने परिवार में या अपने सोसाइटी में उतना अधिकार आज भी महिलाओं को दे पा रहे हैं क्या? हुँ। तो यहाँ पे दिक्कत है मैडम। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर दोनों को ही सोचने की ज़रूरत है। पुरुष को तो ज़रूरत है ही क्योंकि कानून में लिखा है, उनको पता है कि ये जो राइट्स है ये महिला को देने चाहिए। इसके साथ में महिला को खुद को भी पता होने चाहिए कि ये मेरे राइट्स हैं और मैं इसके लिए हक से माँग सकती हूँ उसमें खुद में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न विचारा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महिलाओं को खुद भी अवेयर होना चाहिए। मुझे आज के जो इंसिडेंट्स है महात्मा गांधी जी का जो आज जयंती है, मुझे हुँ, एक हुँ। बात याद आ रही है, गांधी जी ने कहा था, किसी ने गांधी जी से पूछा था कि क्या हम आज़ादी बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, कि हम ये हुँ, आज़ाद हो गए हैं? तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरे देश की महिलाएँ रात के 12 बजे सड़क अकेली सड़क पे घूमती हुई नजर आएगी और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और बिना किसी पुरुष के अगर वो चल हुँ, रही है, घूम फिर रही है, सब चीज़ हो रही है, तो मैं समझ जाऊँगा कि उस दिन मुझे असली आज़ादी मिली है। उस दिन हमारा देश असली आज़ाद हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आज भी समाज में महिलाओं को अकेले कहीं जाने का और अकेले रास्ते पे जाने का इतनी आज़ादी है? आज़ादी होते हुए भी क्या वो निडर से जा सकती है? नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको आज भी साथ में एक कोई चाहिए जो उसके लगे कि उसको सिक्योरिटी होती है। हुँ, अकेले जाने से आज भी महिलाएँ कतराती हैं। तो इस एब्सोल्यूटली। तरह से जो मान सकता है, उसको दूर होना चाहिए। महिलाओं की अगर महिलाओं को उनके हक पता भी है, तो समाज को भी अपना हक पता होना चाहिए कि ये महिलाओं और पुरुष में भेदभाव नहीं करे, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट दिए जितना वो पुरुष को मानते हैं। देखो कुदरत ने महिलाओं को बनाया है, उनको बायोलॉजिकली वीक किया है, मेंटली वीक नहीं किया है। पर हमारा समाज ये समझता है कि महिलाएं मेंटली कमज़ोर है। वो शारीरिक कमज़ोर हो सकती है, बायोलॉजिकल कुदरत ने कमज़ोर किया है उनको। जी, कुदरत ने बनाया है उस तरह से है, पर वो कमज़ोर नहीं है। हम जो है पुरुष प्रधान समाज जो है शारीरिक शरीर से थोड़ा ताकतवर हो सकता है, दिमाग से तो दोनों इक्वल है, दोनों का संतुलन उतना ही होता है। तो मेरा यही मानना है कि महिलाएँ आज भी इक्वल ही होती है, दोनों भी समान अंतर होते हैं समाज में और दोनों को उतना ही प्रदान मिलना चाहिए जितना पुरुष को और जितना हक उनको भी मिलता है करके। जी। आपने भी चर्चा की थी कि हिस्टोरिकल अगर बेसिस पे देखा जाए तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएँ हैं या कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिस वज़ह से महिलाओं को अधिकार देने के लिए आगे से आगे इसको प्रोत्साहित किया गया या फिर हमारे संविधान में उसको जगह दी गई है।
आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री में क्या ऐसी घटना हुई या क्या ऐसे रीज़न्स हुए जिस वज़ह से हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हक, अधिकार, राइट्स देने की कोशिश की गई? तो क्या रीज़न्स रहे पीछे? मैडम, जैसे हमको आज भी पता है कि जब आज़ाद भारत से पहले महिलाओं की जो स्थिति थी, सती प्रथा होती थी। हुँ, सती हुँ। प्रथा तो ये समाज में इविल माना जाता था, सती प्रथा होना। और फिर उनको बाल बाल हाँ, विवाह हाँ, होता था। बाल विवाह होता था, ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो ये सब कारण महिलाओं की सोशल डिग्रेडेशन के कारण होते थे। मतलब हुँ, उनको उतना ये नहीं दिया था, महिलाओं को सिर्फ़ इतना एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था कि ये समाज में सिर्फ़ घर के लिए और बच्चे बच्चे जो हो समाज पुरुष आगे बढ़े, उस तरह से ट्रीट किया जाता है। इनको महिलाओं को ज़्यादातर ये सर्वेंट समझे जाते थे कि ये हुँ, हमारे हुँ, घर की नौकरानी टाइप होती थी। तो इस सब चीज़ों की वजह से उनको समाज में आगे लाना था। तो हमारे बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए यूनिवर्सल डिग ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये बात पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही थी। और वर्ल्ड हुँ, लेवल पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जब फॉर्मुलेट किया हो गया और हमारा देश भी उसके अंदर एक सिग्नेटरी है। तो वो ओके। जो हम सिग्नेटरी होने के कारण हमको उस ह्यूमन राइट्स के वो उस डिक्लेरेशन के हिसाब से हमको लॉ बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि हुँ, हमने हुँ, हमने खुद भी कोशिश की है हमारे महिलाओं के लिए काफ़ी कानून बनाए जाए, पर हुँ, जस्ट हुँ। बिकॉज़ वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम यूडीएचआर बोलते हैं। तो उसके कानून के हिसाब से, उस डिक्लेरेशन के हिसाब से हमको हमारे देश में महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए लॉ बनाना पड़ता है। ओके। आपने जैसे इंटरनेशनल लेवल की बात की अभी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार डेज़ होते हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस है, वो बनी हुई है। क्या भारत में और अदर कंट्रीज़ में क्या फ़र्क लगता है आपको इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी रह गई या कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कार्य हो पाया है? क्या डिफ़रेंस है दोनों जगहों में? देखो, वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा जब मैं बताऊँगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो पूरा का वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो महिलाओं को आगे आकर पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पूरा मशीनरी में उनको काम मिल जा रहा था। तो हुँ, मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से हो गई थी कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि तब पुरुषों की थोड़ी कमी हो गई थी, वॉर में बहुत सारे घायल या फिर बहुत सारे शहीद हो चुके थे। तो जो भी है उस कारण की वजह से महिलाओं को आगे फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे-जैसे उनको घर वो काम मिलता गया, वहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। मेरा ऐसा मानना है। तो हुँ, जब हुँ। यहाँ पे भी हम हमारे जैसे इंग्लैंड हमारे यहाँ पे भी राज करता था, तो वहाँ की जो इन्फ्लुएंस थी आज भी हमारे कल्चर पे थी, तो वहाँ से धीरे-धीरे हमारे देश में भी महिलाओं को उतना अधिकार और उतने उसके ऊपर कानून बनने का जो रेवोल्यूशनरी थॉट आई थी, मुझे लगता है कि वो थॉट वहाँ से आई होगी, जो रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुआ था। जी, ओके। एजुकेशन को आप किस तरह से लेते हैं? महिलाओं के लिए एजुकेशन, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एजुकेशन के बारे में जब बोला जाए तो यहाँ पे मुझे अपने देश के कानून पे और गवर्नमेंट पे प्राउड होता है कि उन्होंने बहुत सारी जगह महिलाओं के लिए एजुकेशन फ्री रखा है उनको अप टू 12th या फिर ग्रेजुएशन तक। और मुझे इस यहाँ पे भी प्राउड फील होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कॉलेज जाती हुई महिलाएं या कॉलेज जाते हुए स्कूल जाते हुए बच्चे यहाँ होती है, उनके लिए ट्रैवलिंग फ्री रखते हैं। वो लोग बिना टिकट के महिलाओं को ट्रैवल करने की देते हैं। ये सब जो रखा जा रहा है कि सबका अर्थ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करें। जैसे-जैसे वो एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहते हैं मुझे एक कोट याद आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो होता है वो शेरनी का दूध होता है। जैसे शेरनी का दूध जो पीकर इतना ये रहता है, उसी तरह से एजुकेशन जो है, जिसने एजुकेशन ले लिया, वो अपने हक से अवेयर हो जाता है, वो अपने राइट से अवेयर हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि हमको फ़ोकस ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को देना चाहिए और लेडीज़ को देना चाहिए, बच्चियों को देना चाहिए और जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देना चाहिए। सिर्फ़ महिला ही नहीं, सारे बच्चों को, सारे सिटीज़न को एजुकेशन मुफ़्त में देना चाहिए। गवर्नमेंट तो लेडीज़ के लिए रखी है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जेंट्स के लिए भी उतना ही रखा जाए
ताकि हुँ, वो हुँ। एजुकेशन जितना अवेयरनेस हो जाएँगे, उतना जितना हम पढ़ते हैं उतनी राइट्स उनको पता चलती है। अब अवेयरनेस बिल्कुल। होने के बाद वो उतना हक और उतना ट्रीटमेंट दिया करेंगे, उतनी रिस्पेक्ट देंगे समाज में एक-दूसरे को। जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट बीए शेख जी से। वुमेन राइट्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे अभी। आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई नज़रिया है इस टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। सर, एक बहुत ही एक ऐसा एरिया है महिलाओं से रिलेटेड जिसमें राइट्स अपने आप में शायद कुदरती उनको मिले हैं, लेकिन फिर भी उसको लॉज़ हमारे संविधान में शामिल करने की ज़रूरत पड़ी है। वो एरिया है एक तो रिप्रोडक्टिव राइट्स और दूसरा है जो मैटरनल हेल्थ होती है, जिसे हम कहेंगे प्रजनन अधिकार और मातृ स्वास्थ्य। इस टॉपिक से रिलेटेड महिलाओं को किस हद तक और कहाँ तक अधिकार प्राप्त हैं और क्या वो उसका यूज़ कर पा रही है? क्या समाज में उसको ये यूज़ करने की इजाज़त मिल पा रही है? आपको क्या लगता है? जैसे मैं आपने जो प्रश्न पूछा कि महिलाओं को रिप्रोडक्टिव इसका देखो, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है लोगों को कि हॉस्पिटल में भी अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो उनका जो टेस्ट होता है, हुँ, हुँ। प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया या फिर बच्चों को जो भी जन्म देने का चेक होता है, वो सब गवर्नमेंट ने फ्री रखा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाएं अपने अधिकार और उनकी स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से उम्मीद रखे, और सरकार भी जी। अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी है ताकि उनको हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जैसे बच्चा पैदा करने से लेकर उनकी देखभाल तक के, और उनको ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि जहाँ महिलाएं काम करती है वहाँ पे भी उन्होंने मैटरनिटी लीव का एक प्रबंधन लाया हुआ है जो लॉ में है, और उनको वहाँ पे फुल सैलरी मिलती है। प्राइवेट ही हो क्यों ना हो, गवर्नमेंट में भी उनको पूरी सैलरी मिलती है। हमारे संविधान में, हमारे कानून में भी मैटरनिटी लीव का जो प्रोविज़न है, जहाँ पे अगर महिला किसी कंपनी में काम कर रही है और उसको प्रेगनेंसी में जाना हुआ, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, दैट टू पेड लीव मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो लीव मिली है, पेड लीव मिलती है, और उनको बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल की है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, पर उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, पर समाज में आज भी उनको जो पिछड़ा वर्ग माना जाता है या पिछड़ा नहीं हुँ। उनको कहा जाए, तो दुय्यम दुय्यम सिटीजनशिप दी जाती है कि वो लोग पुरुष से थोड़ा सा कम है करके। ये मुझे बहुत खलता है और मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जाती। आज भी वो उतनी सक्षम है, और मुझे प्राउड फील होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप जैसी महिलाएं भी बैठी है जो समाज को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कर रही है, और मुझे अच्छा फील होता है कि जब महिलाओं को इतना प्रोत्साहन मिलता है, इतनी इतनी तरक्की मिलती है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी किताब मेरी कहानी का जो प्लेटफॉर्म है, इसको पूरा संचालित और पूरी की पूरी तरह जो वर्क हो रहा है इस समाज में, ये महिला ही कर रही है। मुझे महिलाएँ कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे मुझे अच्छा लग रहा है वो सब चीज़ का। जी। और सर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने इस प्लेटफ़ॉर्म की बात की, इस प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, हमारे टीम मेंबर्स में भी बहुत सारी लेडीज़ हैं। मैं इसको एग्ज़ीक्यूट कर रही हूँ, उसमें भी मेरा योगदान है। लेकिन साथ में क्योंकि कहा जाता है कि जब पुरुषों का सपोर्ट होता है, मैं हर जगह की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर यहाँ की आप जैसे आपने बात छेड़ी है, तो पुरुषों का जब सपोर्ट है पूरा, तो उसके साथ में हम शायद इसको ज़्यादा सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट हम महिलाएँ नहीं लेना चाहेंगी। इस ऑफ़िस में जो हमारे पुरुष मित्र भी हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है और इस प्रोग्राम को हम तभी सफलतापूर्वक एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ गया, किस्सा या एक कहावत याद आ गई कि अक्सर समाज में ये बोला जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे महिलाएं का हाथ होता है। पर हुँ। ये जो बात है, उस बात को आपकी जो संस्था है उसने उल्टा कर जी। दिया। इन द सेंस आप ये बोलना चाहते हो कि हम जितनी कामयाब महिला के पीछे एक सक्सेसफुल हर सक्सेसफुल महिलाओं के पीछे एक पुरुषों का हाथ होता है। एक सपोर्टिव पुरुष का हाथ होता है। जी, बिल्कुल। ये जो कहावत है आप लोगों ने उसको पूरा का पूरा यू टर्न करके जो उल्टा कर दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को भी आप लोगों ने उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जैसे हम लोग पहले सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमन होती थी, आप ये बता रहे हो कि फॉर एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन बिहाइंड सक्सेसफुल लेडी।
थैंक यू। जी। जो आप लोगों ने हमको भी इतना ट्रीटमेंट दे रहे हो और हमको अपने लेवल पे लेके आ रहे हो। हम तो आज भी नहीं, पहले से ही आप लोगों के सपोर्ट में है। होंगे कुछ समाज में लोग जो उतनी हैसियत नहीं रहा, उतना मानते नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए हमारे दिल में, हमारे लिए उतनी ही रिस्पेक्ट कायम है जितने आप लोगों के लिए पुरुषों के समाज में है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी बुक में एक और पॉइंट के बारे में ज़िक्र किया है, दैट इज़ एनवायरमेंटल जो चेंज होता है, जो इश्यूज़ होते हैं और क्लाइमेट जो चेंजेस है, उसका महिलाओं पर ज़्यादा मतलब दूसरों के मुकाबले ज़्यादा असर होता है उस चीज़ का। इसे आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इतना ही बताना है उस मामले में कि महिलाएँ जो दोहरे काम करती हैं, देखो सवेरे से लेके सवेरे पूरा घर का काम करके तब वो ऑफ़िस निकलती है। ऑफ़िस में निकल के समाज का काम करती है, ऑफ़िस का काम करती है, तो ये डबल ड्यूटी वाला काम होता है उनको। तो जो उनके ऊपर शरीर के ऊपर जो समाज से प्रेशर आता है, महिलाओं को जितना जो प्रेशर आता है, घर में बच्चे को भी देखना है, घर का काम भी करना है और बाहर ऑफ़िस भी जाना है, ऑफ़िस जाने के बाद ऑफ़िस का काम करना है, बॉस का टेंशन है, ऑफ़िस का टेंशन है, काम का टेंशन है और ये सब चीज़ लेकर जब महिलाएँ घर जाती है, तो घर का अलग से एक चीज़ होता है। तो हुँ, ये डबल जो चीज़ होती है। अब इसमें मेरा ये मानना है एनवायरमेंटल का इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि समाज में जब वो जो पुरुष या महिला डबल-डबल काम करती है, तो क्लाइमेटिक और उसकी बॉडीली कंडीशन में सच में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जी। और ये महिलाओं को सैल्यूट है, जो इस तरह से हर स्थिति को सँभाल लेती है और हर स्थिति को चल जाती है और मुझे प्राउड फ़ील होता है कि ऐसे महिलाओं का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको उतनी ही समाज में इज़्ज़त देता हूँ। और हमारे आपको यकीन हो मान्य होगा कि हमारे जो बीए शेख एंड एसोसिएट ऑफ़िस है, हमारे यहाँ पे जितने भी एसोसिएट है 90% महिला ही है। महिलाएँ हुँ, हुँ। महिलाएँ आधिवक्ता है, यानी महिलाएँ लॉयर्स हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे प्राउड होता है कि जिन सब लोग को देख के कि जो लोग जो घर का काम करते हुए भी समाज में जो दिक्कत वाले लोग हैं, उनके समाज के लिए काम करते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। इसीलिए मैंने हमारे ऑफ़िस से ही शुरू किया, दुनिया को सिखाने से इससे तो हमारे घर से ही जो बोलते हैं ना, कुछ भी कार्य करो तो अपने घर से ही करो। तो हमने हुँ, हुँ। हमारे ऑफ़िस से शुरू किया है कि हम आपने जितने भी जैसे बोला था ना कि महिलाएँ शारीरिक रूप से चाहे कमज़ोर हो लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है, तो शायद यस, मेंटली स्ट्रॉन्ग है इसी वज़ह से वो दोहरी भूमिका बहुत ईज़िली निभा पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो महिलाएँ होती है ये मेंटली और मेरा आज भी मानना है कि ये खुद ही तरक्की कर सकती है और लोगों को वो बोलते हैं ना हर तरीके के रूप होता है उनके इधर, वो लोगों को भी उतनी ही तरक्की में मदद कर सकती है। और वो जी, मदद दूसरों को क्यों करे, खुद भी कर सकती है। उनके लिए मदद जैसे आप लोगों ने कहा कि आपके लिए सपोर्टिंग बोले तो जेंट्स होते हैं, तो वैसे मेरा भी मानना है कि महिलाओं की तरक्की के लिए जेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है और उसको जी, हमेशा होना चाहिए। जी। ठीक है शिव जी, हम आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि हमने बातचीत की महिलाओं के राइट्स को लेकर के और संविधान में जो इम्प्लीमेंट किया गया है, वो सारी चीज़ें हमने बातचीत करी। फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचें तो ये जो राइट्स और जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के लिए, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इनसे महिलाओं का मतलब अगर हम जैसे 2024 की बात कर रहे हैं, आगे 10 साल में इस इन राइट्स के थ्रू महिलाओं की स्थिति पर क्या असर होगा? बेसिकली इससे क्या होगा कि आज भी जो लॉ है, उस लॉ के कारण महिलाएँ अपने हक की जागरूकता पे हो गई है, मतलब उनको अपना हक पूरा पता है करके। अब हुँ, ये हुँ। फ्यूचर ये होगा कि जितना भी आगे की जनरेशन है, वो थोड़ा डरेगी। जनरेशन यानी पुरुष समाज जो है, वो अवेयर हो चुका है। कि मुझे अगर महिलाओं को मैं त्रास देता हूँ या उनको तकलीफ़ देता हूँ, तो जितने भी कानून हैं वो उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसी वजह से महिलाओं को ये फ्यूचर देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के महिलाओं के लॉ जो है वो सिर्फ़ किताबों में रहोगे, समाज उनको उतना ही रिस्पेक्ट देगा जितना जेंट्स को देता है। तो वो उनको कानून है, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे तो बहुत उनका बहुत-बहुत मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि वो महिलाएँ अपनी राइट से हर चीज़ में कामयाबी हर चीज़ में कामयाब हो जाए और आगे बढ़े और उनको मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत है उनको आगे चल के। सर आपके सामने काफ़ी सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें महिलाएँ एक विक्टिम होती है, प्रॉब्लम में होती है और आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा मुझे उम्मीद है कि कई बार ऐसा भी होता है कि
समाज में ऐसी महिलाएँ भी आती हैं जो कि अपने राइट्स का गलत यूज़ कर रही हैं या मिसयूज़ कर रही हैं और अपने आप में वो विक्टिम नहीं होती है, वो रियलिटी नहीं होती है। क्या ऐसा भी कभी कोई वाक़या आपके सामने आया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बट मेरा ये मानना है कि मैडम देयर इज़ अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। हुँ, उसकी वजह से हम सारे कम्युनिटी, सारी महिलाओं को तो बदनाम नहीं कर सकते। जैसे देयर इज़ अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी, उसी तरह कुछ पुरुष खराब होते हैं तो सारे पुरुष खराब है, मेरा वो भी तो नहीं मानना है करके। तो बोलने का अर्थ यही है कि होते हैं कुछ ऐसे, तो उस दे आर जस्ट एक्सेप्शन, उसको लेके हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। जनरलाइजेशन के लिए कुछ 2-4 लोग होंगे समाज 100 में अगर कुछ 10 लोग भी कर रहे हैं, तो उसके वजह से 100 लोग 90 लोगों का नुकसान होना, ये मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है देखो, प्रोज़ एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं, ऐसा कौन-सा भी चीज़ नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई हो। तो जी, वो कोई मायने नहीं रखता है। वो देखो कानून अपना काम करता है, कानून को सब दिखता है। कोई महिला अगर कानून का मिसयूज़ कर रही है, तो कानून अपना बराबर न्याय देगा। हम एडवोकेट है ना उस चीज़ के लिए। कानून की जस्टिस लाने के लिए न्यायपालिका पे हमको बहुत भरोसा है। उसीलिए हम न्याय दिलाने के लिए लोगों के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। अब जिसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाएँ अपने जो कानून है उसका दुरुपयोग करके अत्याचार करें। तो उसके लिए कानून जज बैठे हैं, कोर्ट बैठा है, न्यायपालिका बैठी है, तो उस हिसाब से उनको बराबर न्याय मिल जाता है मैडम। जी। ओके, सो नाउ अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। ठीक है? हम बिल्कुल, शुरू बिल्कुल। करें? मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र जो तुम्हारे हर वक़्त साथ दे, ना खुशी में ना दुःख में, बट दोनों चीज़ में जो साथ दे, अ, वो ये तुम्हारा सच्चा मित्र होता है। ओके। ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगे? बचपन, मैं ओके। चाहता हूँ कि बचपन के जो बंधन नहीं होते थे, जो हुँ, हुँ। आज़ादी होती थी, वो दौर अगर वापस मिल जाए तो फिर हम वापस जिएँगे उसमें। आपकी बुक कंप्लीट होते ही आपने सबसे पहले किसे बताया? वही मैं जैसे हमारे जूनियर थे, हमारे ओके। ऑफ़िस की जितनी भी महिला स्टाफ थी, सबसे हुँ, हुँ। पहले मैंने उनको अमेज़न से बुक करने के लिए बोल दिया कि सब लोगों ने अपनी-अपनी किताब बुक करके अपने-अपने घर पे मिला के घर पे मँगवा कर, पढ़कर मुझे धन्यवाद दिया और हमारे पूरे स्टाफ खुश है उस चीज़ में कि सर आपने कुछ महिलाओं के लिए एक और थोड़ा एक और कदम आगे बढ़ाया है। तो मैंने जी, सबसे पहले हमारे ऑफ़िस के जितनी स्टाफ है सबको बोला। ओके। आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? टफेस्ट मैडम, टफेस्ट नहीं बोल सकते उसको, वो हो सकता है कि मुझे रिसर्च करने में और वो जो डेटा आज भी, मुझे ये भी खेद है कि मैंने वो सारी चीज़ें नहीं लिख पाया जो आज भी ओके। अवेलेबल है, क्योंकि इतनी हुँ, छोटी किताब में वो सब चीज़ आना बहुत मुश्किल है और मुझे हुँ, उस बात का खेद है कि मैं सारी चीज़ें, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मैं नहीं उसके अंदर शामिल कर पाया, तो मुझे उस बात का थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि मैंने वो नहीं कर पाया। जो है वो ही उतना ही आया है। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। और फ्रीडम, ये बोल सकता हूँ कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला अधिवक्ता। ऑलराइट। सो सर ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है और थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगी आपकी किताब के लिए कैसे रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं? मैडम बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं मुझे, कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है उन लोगों को कि सर आपने ये किताब लॉन्च की है, और उन्होंने बहुत सारे परचेज़ किए, ऑनलाइन किए, मुझे मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं कि इसके पार्ट 2 हो सके तो देखो, क्योंकि लेटेस्ट जितने भी इसके अंदर हमने मिस किया है, बहुत वो उस पार्ट 2 में डालने की कोशिश करो, और मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके आगे की जो पार्ट है वो हुँ, हुँ। निकालने की कोशिश करूँ करके। देखिए आप लोगों का सहयोग होगा और मेरी किताब, मेरी कहानी जैसे प्लेटफ़ॉर्म का सहयोग होगा और मेरे स्टाफ़ का सहयोग होगा, मेरे घरवालों का सहयोग होगा, इसलिए हम उसको भी आगे पूरी करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। सर एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कौन सी कॉन्टैक्ट डिटेल? जी, जी, मैंने ईमेल आईडी लिखा हुआ है ठीक है। advocate.ba.sheikh@yahoo.com। इस पे आपको जो भी दिक्कत हुई महिलाओं के प्रश्न से रिलेटेड, मैं मुझे खुशी होगी कि मैं आपको इसका रिप्लाई करूँ,
और आपको इसका जो भी समाधान दे सकूँ कानून के दायरे के अंदर, वो मैं हुँ, हुँ। आपको दे सकूँ। तो दोस्तों अगर आप मिस्टर शेख से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी मेल आईडी हमने शेयर की है इस कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और इनसे पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं। सर अगर आज हम आपकी बुक परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? यस, क्यों नहीं? आज अगर ऑनलाइन जो भी परचेज़ करते हो तो सीधा उनको 25% का डिस्काउंट मैं हमारी बुक की तरफ से मिल जाएगा उनको, और मुझे खुशी होगी कि ये डिस्काउंट आप कंटिन्यूअसली आगे से 7 दिन तक मेरा, आज अगर नहीं कर पा रहे तो कल करें, 7 दिन ओके। तक उनको कंटिन्यूअसली 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है आपके सामने कि आप अगर सर की बुक परचेज़ करते हैं तो सिर्फ 24 आवर्स के लिए नहीं, 1 दिन के लिए ये डिस्काउंट नहीं है बल्कि 7 डेज़ के लिए डिस्काउंट होगा आपके पास। अगर इन 7 दिनों में आप इसे परचेज़ करेंगे तो इस पर 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा एमआरपी पे। तो इस बुक की फिज़िकल कॉपी आप खरीदिए और आप खुद पढ़िए, अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है इन इन लॉज़ के बारे में, इन राइट्स के बारे में अवेयर होना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। और इसके साथ-साथ में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बुक लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपने बुक लिखी है, बुक लिखना चाह रहे हैं, साथ-साथ में हो सकता है कि कहीं स्टक हो गए हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि लिख रहे हो, जो भी थॉट्स है, उसको सिर्फ़ पेपर पे उतारिए और उसको जो बराबर करना है, उनको जो बराबर लाइन से लाना है, तो हमारे एक पब्लिशर है, अध्ययन पब्लिशर, उनसे राब्ता कीजिए। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और आपको जिस तरह से वो गाइड करेंगे, जैसे मुझे भी इतना ये नहीं था, तो मैंने सिर्फ़ थॉट्स को पेपर पर लाया है, उसको बराबर से करना, उसका फ़ॉलो-अप देना। मुझे बहुत खुशी होगी हमारे अध्ययन पब्लिशर जी का, जिन्होंने ये मेरी बुक को पब्लिश करने में बहुत हेल्प की है। और ये मैं आप लोगों की इस प्लेटफ़ॉर्म से ये इन्विटेशन देता हूँ कि अध्ययन पब्लिशर्स के पास जाइए। वो आपकी थॉट्स को कैसे निकालना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पेपर तक लाना है और कैसे बुक तक लाना है, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। मेरा मेरा वही मानना है कि अध्ययन पब्लिशर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस एप्रिसिएशन के लिए। अ, सर आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, आपने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहुत कुछ किताब में लिखा है और इसके साथ में बहुत कुछ आपने हमें अभी बताया भी है। अपने व्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर किए, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला हमारे लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ जॉइन होने के लिए, और आप लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म दिया है मुझे अपनी 2 बातें रखने के लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट सेशन एमके 7 का जो हमने कंप्लीट किया एडवोकेट बीए शेख के साथ। महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के राइट्स, समाज में उनका किस तरह का योगदान होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की और बहुत कुछ इन्होंने बताया। और अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इनकी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक पर डिस्काउंट अभी चल रहा है 7 डेज़ के लिए। इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए, 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा बुक की परचेज़िंग पर। तो ये था हमारा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा हर बार की तरह, और यहीं पर फिनिश होता है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 7। जी हाँ, आज सीज़न 7 फिनिश हो रहा है। एक बार फिर से हम आपसे विदा लेंगे, दोबारा आने के लिए, नए सीज़न में आने के लिए। 18 सेशंस का ये हमारा पैक था, एक पैकेज था पूरा जो एज़ अ सीज़न 7 हम आपके लिए लेकर के आए। 18 ऑथर से हमने आपको मिलवाया, 18 किताबों के बारे में जानकारी दी, 18 टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया और आपने भी अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया कमेंट सेक्शन के थ्रू। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपको हर बार हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है और जिस तरह के हम ऑथर्स, जिस तरह की किताबें और जो टॉपिक्स आपके सामने लेके आते हैं, आप हमेशा उसको पसंद करते हैं, हमारे प्रेज़ेंटेशन पसंद करते हैं, हमारा पूरा प्रोसेस पसंद करते हैं। उसके लिए आप सबको मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो आपसे दोबारा हम मिलेंगे अगले सीज़न में। अगला सीज़न कब होगा, कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी मैं आपको समय से पहले ही दे दूँगी और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू अगले सीज़न की जानकारी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ
मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम के दौरान ही मैंने चर्चा की थी कि हम एक ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो वो कोर्स अब बन के रेडी हो चुका है और उस कोर्स को हम नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करने वाले हैं। तो उसकी एग्जैक्ट डेट और क्या कुछ उसमें और होने वाला है, वो सारी जो डिटेल में बातचीत होगी, वो भी हम वीडियोस के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर आपको सारी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में इंस्टाग्राम पर मेरी किताब मेरी कहानी हमारा चैनल बना हुआ है, तो उस पेज को भी आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में और क्विकली जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप एमके मेरी किताब मेरी कहानी प्रोग्राम को लेकर के और ज़्यादा जानना चाहते हैं या अगला सीज़न कब होगा इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर ये हमने सारे सीज़न्स कैसे कंप्लीट किए, इसकी जर्नी जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मेरी किताब मेरी कहानी पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको ये सब जानने को मिलेगा। ओके नाउ, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लास्ट सेगमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अब हम लॉन्च करने वाले हैं मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 6 की को ऑथर बुक प्रोजेक्ट को। को ऑथर बुक प्रोजेक्ट क्या होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये प्रोजेक्ट एक बुक है, एक बुक की शेप होती है जिसमें हम अपने हर एक सीजन में जितने ऑथर हमसे जुड़ते हैं उनके इंटरव्यूज को कंपाइल करके शब्दों में ढाल के उसको हम एक बुक की शेप देते हैं। और इस बुक के ऑथर्स सिर्फ मैं या मेरी टीम नहीं होती है, बल्कि इसके साथ में जितने भी ऑथर्स हैं वो सभी लोग इसके ऑथर्स होते हैं, इसलिए हम इसको को ऑथर बुक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आज हम सीजन 6 की बुक को लॉन्च करने वाले हैं और 21 ऑथर्स जितने भी हमसे जुड़े थे उस सीजन में उनको हम याद करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था उस सीजन में, जिस वजह से वो सीजन बहुत अच्छा रहा था और आप सबने बहुत पसंद किया था, उसके लिए भी हम उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक का कवर दिखा देती हूँ कि ये हमारे सीजन 6 की बुक का कवर है। मेरी किताब मेरी कहानी मैजिक ऑफ राइटिंग वॉल्यूम 6 और 21 ऑथर्स हमसे इसमें जुड़े थे, उनकी फोटोज हमने इसमें शामिल की है उनको याद करने के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए। सो ये सभी ऑथर्स इस बुक के ऑथर्स हैं, को ऑथर्स हैं। उन सभी की वजह से ही, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी इंटरव्यूज की वजह से ये बुक जो है वो अस्तित्व में आई है, इसलिए आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो एक बार सीजन 6 के जो ऑथर हमारे साथ जुड़े थे, एक बार उनका नाम लेकर के मैं उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी। आई एम श्योर उनमें से बहुत लोग हमें इस समय अभी देख रहे होंगे, तो आपको मैं पर्सनली थैंक यू बोलती हूँ। आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा सीजन 6 बहुत सक्सेसफुल रहा था और ये बुक अस्तित्व में आ सकी। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी ईशा गंगराड़े जी को, जॉयदीप सिन्हा, रघुनाथ जे पई, सिद्धार्थ सेन, डॉक्टर स्वयं परवा, सुधीर कुमार, अभिषेक जी, डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर सुरभि भटनागर, शैलेंद्र सिंह, विमल सिकदर, शैलेश कुमार झा, सुमित मलिक, डॉक्टर अर्चना सिंह, अतायर लिंगदो, नाजीन हसीब, डॉक्टर शालिनी मेहता, माधवी, जयश्री अभिजीत, डॉक्टर सचिन वर्मा एंड रॉकी नूर नामा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सभी 21 ऑथर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप सबकी कंट्रीब्यूशन की वजह से सीजन 6 बहुत अच्छे से हुआ था और आपकी ये बुक अब बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों, इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में। वहां जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये को ऑथर बुक प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी को। और एक बहुत बड़ा थैंक यू बनता है हमारी पूरी ऑडियंस को, जिन्होंने सीजन 7 को पूरी तन्मयता के साथ देखा है, पूरी तरह से सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर बार कहती हूँ कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन कमेंट्स का मैं जवाब भी दूँ। थैंक यू सो मच। इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, इस प्रोग्राम को पसंद करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे एक बार फिर से सीजन 8 में, हम आपसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एज अ ऑडियंस तो आप हमसे जुड़े हुए हैं ही, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, एज अ गेस्ट हमसे इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, अपनी कहानी सबके सामने लाना चाहते हैं, अपनी राइटिंग जर्नी सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। अगर आप भी एज अ गेस्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमेंट सेक्शन में। आप उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और एज अ गेस्ट इस प्रोग्राम में इनवाइट हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने आप ही के लिए बनाया है। जितने भी ऑथर्स अपनी बुक की कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ साथ में इंस्पायर करना चाहते हैं,
उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो आप सभी का स्वागत है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबको होस्ट करके और आपकी बुक के बारे में जान करके। सो आप सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। सीज़न 7 में जो लोग हमसे जुड़े, जितने भी ऑथर्स हमसे जुड़े, जितनी भी ऑडियंस हमसे जुड़ी, उन सभी को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। मिलते हैं आपसे अगले सीज़न में। धन्यवाद।